स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोबारा से ईरान ने क्लोज कर दिया है। जब अनाउंसमेंट हुई थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने वाला है, $760 मिलियन की बेट हुई थी कि जो ऑयल प्राइस है वो गिर जाएगा और इस समय पे ब्रेंट क्रूड $90 पर बैरल के हिसाब से चल रहा है और बाजार के अंदर तबाही हुई है। जो वीकेंड है ये इतना ज्यादा गजब का गया है। कभी कोई बोल रहा है भाई ये तो गेट खोल दिया है, कभी कोई बोल रहा है गेट क्लोज कर दिया, कभी कोई कह रहा है कि शिप निकलेगी और कभी कोई कह रहा है कि मैं शिप पे अटैक कर दूंगा। तो एज अ इंडियन इन्वेस्टर आपके लिए पूरी धुरंधर मूवी चल रही थी वीकेंड के अंदर, लेकिन जो आपके कंट्रोल में है, जो आपके हाथ में, जिस पे आप पूरी तरीके से विश्वास कर सकते हो, वो छोड़ करके आप सारे काम कर रहे हो। वो पर्टिकुलर काम कौन सा है और एज अ इन्वेस्टर इस समय पे सबसे जरूरी जगह आपकी नजरें होनी चाहिए, ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्लोबल मार्केट से। बाजार हो यूएस का या फिर यूरोप का, हर जगह आपको बुलिशनेस देखने को मिल रही थी। गिफ्ट निफ्टी भी आपको अब देखने को मिल रहा है। बाकी जो एशियाई कंट्री है उसके अंदर भी बुलिशनेस आपको देखने को मिल रही है। एक या दो दिन की बात करोगे तो ये पूरा का पूरा मोमेंटम चल रहा है न्यूज बेस कि न्यूज में क्या आएगा। अगर न्यूज में पॉजिटिविटी आती है तो बाजार पॉजिटिव हो जाएगा और बाजार में नेगेटिविटी आती है तो न्यूज नेगेटिव हो जाएगी। और इन सब के साथ साथ यहां पे कोई तो है जो गेम खेल रहा है। जब ये अनाउंसमेंट हुई कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये क्लोज होने वाला है, इससे पहले $760 मिलियन के आसपास की बेट ली गई 20 मिनट्स बिफोर ईरान फॉरेन मिनिस्टर अनाउंस्ड ऑन फ्राइडे। और जैसे ये होता है, जो ब्रेंट क्रूड है वो $94 से गिर करके $90 पे आ जाता है। इसके बाद क्या होता है, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल रहे हैं। काफी सारी बढ़िया बढ़िया खबरें आने लगती हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि अरे भाई साहब हमारा भाईचारा चल रहा है और हमने तो खोल दिया है, लेकिन ईरान के लिए मैं नहीं खोल रहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये सारी चीजें चल रही हैं और अभी तक 24 आवर्स के आसपास बीत चुके हैं। ईरान फिर से पागल हो जाता है और कहता है कि भाई अगर आप हमारे लिए इस समय पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलोगे, हमारी शिप्स को बाहर जाने नहीं दोगे, तो मैं क्या करूंगा, मैं दोबारा से इस गेट को क्लोज कर दूंगा और चाबी अपने बेड के नीचे डाल करके सो जाऊंगा। और जैसे ये न्यूज आती है वैसे ही बाजार में हड़कंप। कल तो बोला था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देंगे, आज बोल रहे हैं फिर से बंद कर देंगे। ये प्रेसिडेंट चाहता क्या है? लेकिन इन सब के बीच में सिर्फ एक चीज होती है कि $760 मिलियन का जो ट्रेड होता है उसके अंदर बहुत बहुत बड़ा पैसा बनाता है कोई। ये कोई कौन है? अब इसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन है। काफी सारी इन्वेस्टिगेशन होना शुरू हो चुकी है कि इस मार्केट को मैनिपुलेट कर कौन सा रहा है। क्या कोई यूएस का बंदा है? क्या कोई ऐसा तो नहीं है जो ईरान में बैठा हुआ है और अब वो पैसा बनाना चाह रहा है? मतलब बहुत सारी खबरें बाहर आना शुरू होती है। जैसे ही बाजार गिरता वो इंसान पैसा बना के निकलता। मतलब बहुत कुछ हो रहा है इस समय पे। एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमारे हाथ में क्या है? अगर आप इस समय पे देखोगे जो हमारा ओवरऑल बाजार है, ये बाजार सिर्फ और सिर्फ एक चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। वो है कि यूएस का प्रेसिडेंट क्या बोलेगा, वो ये है कि ईरान आगे जाकर के कैसा एक्ट करेगा, वो ये है कि क्या इजराइल लेबनान के ऊपर अटैक करना बंद कर दिया, क्या ये जो सीज फायर 2 हफ्ते की हुई थी क्या ये अभी भी इंटैक्ट है, 2 हफ्ते खत्म होने वाले हैं। बहुत सारी चीजें, कोई हाँ कहता, कोई ना कहता, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। और इन सब के बीच में जो हमारी निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, इंडियन इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट है, ये ऐसी हो चुके जैसे रोलर कोस्टर पे आप बैठे हुए हो, आपको नहीं पता कि अगला जो स्टेप है वो कौन सा लेने वाला है। अब यहां पर जो रिटेल इन्वेस्टर है ये फंसा हुआ, वो कह रहा है कि अब ईरान की जो वॉर है वो खत्म होने वाली है। पर्सनली मेरा क्या ओपिनियन है अब मैं यहां से आपके साथ शेयर करूंगा। ये चीज हो सकती है, ये चीज नहीं हो सकती है, मेरा क्या मानना है, इन सारी चीजों के ऊपर ये डिस्कस करूंगा। लास्ट जब वीडियो बनाई थी मैंने बोला था कि वीकेंड आने वाला है, कोई बहुत भयंकर न्यूज आएगी और उसके बाद वीकेंड आने से पहले वो खत्म भी हो जाएगी। और सेम चीज आपको होते हुए देखी। लोग परेशान है कि यार आप कहते हो मंडे को खेल होने वाला है, अब आपको समझ आएगा। प्रेडिक्शन थी मेरी लास्ट वीडियो में, लास्ट 2 हफ्ते से यही कर रहा हूं कि वीकेंड आने से पहले एक नई चीज आ जाती है और वीकेंड खत्म होने के बाद चीजें सॉर्ट डाउन हो जाती हैं। तो एग्जैक्टली मेरा क्या ओपिनियन है इस चीज को लेकर के? मेरा ओपिनियन ये है कि आप ब्रेंट क्रूड को देखो। ब्रेंट क्रूड एक बार जब गिरना शुरू हुआ $109 पर बैरल से, फिर एक झटके में नीचे आया $105 पर बैरल का, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर अब $90 पर बैरल के आसपास आ चुका है। मतलब क्या है? मतलब है चीजें प्राइस इन होना।
देखो, जब इस सिचुएशन के अंदर ब्रेंट क्रूड खेल रहा था तो इसका मतलब ये था कि ब्रेंट क्रूड को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है। इस समय पे जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उसने एक्सटेंड कर दिया है कि आप जाकर के रशिया से ऑयल खरीद सकते हो, और इसके बाद क्या होता है, ब्रेंट क्रूड गिरने लगता है, मतलब चीजें प्राइस इन हो रही हैं, मतलब जो सेंटीमेंट बहुत ज्यादा नेगेटिव था वो सेटल डाउन हो रहा है। क्या चीज है प्राइस इन हो रही है? प्राइस इन ये हो रहा है कि जो हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये यहां से अगले 1 से 1.5 हफ्ते तक बंद रह सकता है। ये मार्केट प्रेडिक्ट करके चल रहा है। दूसरी सबसे बड़ी प्रेडिक्शन है जो मार्केट प्राइस इन कर चुका है कि ये जो वॉर है इसके अंदर ऑयल क्राइसिस होगा। इसका मतलब क्या है कि जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो थोड़े से हाई रहने वाले हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन जो मार्केट कर रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। चौथा सबसे बड़ा प्रेडिक्शन क्या है, इंडियन मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में आने वाले जो रेवेन्यूज हैं वो खराब आएंगे। अगर आप ये सोचो कि जो हमारा बाजार है ये तो रिकवर करना शुरू कर चुका है, ये प्रेडिक्शन कैसी हो गई, रेवेन्यू खराब आने वाले हैं, बाजार में एक अप मूव क्यों आ रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है, 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी पे आ चुके हैं और ना जाने क्या क्या। इसका एक सिंपल सा आंसर मैं देना पसंद करूंगा, करंट पीई। करंट पीई 21.38 है निफ्टी 50 का। लास्ट 5 साल में आप देखोगे तो कुछ भी खास नहीं हुआ। निफ्टी 50 ने लास्ट 5 साल में 69% के आसपास के रिटर्न बनाए हैं और 3 सालों के अंदर सिर्फ 38%। ये इतना कम है कि लास्ट 3 साल के इन्फ्लेशन को भी नहीं बीट कर पा रहा। अगर आप ऑन पेपर इन्फ्लेशन देखोगे तो 5% से 8% के बीच में आपको नॉर्मली होवर होता हुआ दिखता है, कभी ज्यादा कभी कम। लेकिन ऑन ग्राउंड अगर आप जाओगे तो आपको इन्फ्लेशन एटलीस्ट 10 से 11% देखने को मिलेगा। पर्सनली दाल चावल रोटी से लेकर के ऑयल का प्राइस हर जगह यहां पर वृद्धि हुई है। मतलब क्या है कि जो प्राइस है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और हमारी जो सैलरी है ये नहीं बढ़ रही। मतलब इन्फ्लेशन प्लस स्टैगफ्लेशन आने की पूरी उम्मीद दिख रही है। मतलब क्या है इसका कि पहले इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मतलब जो आज 10 रुपए का बिस्किट आपको दिख रहा है वो आने वाले टाइम पे 11 रुपए का हो जाएगा, या तो वो 11 रुपए का होगा या फिर श्रिंकफ्लेशन कर सकते हैं कि भाई बिस्किट का जो साइज है वो छोटा हो जाए। जहां पे पहले 4 बिस्किट आते थे अब वहां पे 3 बिस्किट आएंगे और आप ये ऑलरेडी देख रहे होगे आसपास कि जो वेट है जो आपको मिलता था अमाउंट के अंदर वो कम हो चुका है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज स्टैगफ्लेशन। अब चीजों के दाम बढ़ेंगे। मैंने आपको पर कैपिटा इनकम दिखाई थी, हमारी पर कैपिटा इनकम उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही। लास्ट 3-4 सालों से सैलरी नहीं बढ़ी है लोगों को। रिसेंट प्रोटेस्ट भी देखने को मिले हैं। हमारे पास एक बहुत तगड़ी स्टोरी थी कि हम कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, हमारे देश के अंदर जो भी चीजें बनती है वो हम खुद ही कंज्यूम कर जाते हैं। स्टैगफ्लेशन में इसका उल्टा होता है, जो कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी होती है वो स्लो डाउन हो जाती है, क्योंकि जो लोग उस देश के अंदर रह रहे हैं उनके पास पैसा नहीं है, और उनके पास पैसा नहीं है मतलब डिमांड नहीं आएगी, मतलब डिमांड नहीं आएगी, कंपनियां बनाएंगी नहीं, कंपनियां बनाएंगी नहीं, वो जॉब से निकालेंगी लोगों को, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो बिक नहीं रहे होंगे। और ये जो साइकिल है ये धीरे धीरे करके बुरी होती रहती है, क्योंकि जिन लोगों के पास जॉब नहीं है वो लोग कंज्यूम नहीं करेंगे, वो पैसा बचाएंगे, और जब कंपनियां पैसा नहीं कमा पाएंगी वो जॉब से निकालने के साथ साथ प्राइस भी बढ़ाने की कोशिश करेंगी। उसके बाद क्या होगा, चीजें और भी ज्यादा नहीं बिगड़ेंगी। तो अगर आप सर्कल देख रहे हो इस समय पे, तो सर्कल काफी ज्यादा बुरा है। एज ए इन्वेस्टर हमारे हाथ में क्या है, अब मैं आपके साथ ये शेयर करता हूं मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है। अगर आप इस समय पे ओवरऑल अच्छे से एनालाइज करोगे तो आपको ये सारी चीजें प्ले आउट होते हुए दिखेंगी। अगर आप आंख बंद करके बैठोगे तो आप बोलोगे सारी चीजें अच्छी हैं, बात ठीक है। अब इसका दूसरा ऑप्शन क्या है, स्टैगफ्लेशन और इन्फ्लेशन को डील कौन सा देश है जो सबसे अच्छा कर पाता है। 2020 जब कोविड का टाइम आया, बहुत सारी मनी प्रिंटिंग हुई, पूरी दुनिया स्ट्रगल कर रही थी इन्फ्लेशन से। यूएस जो है जिसने अपना इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में फैला दिया, इवन जो चाइना है वो आज तक इन्फ्लेशन से लड़ रहा है। 2024 तक भी उनकी जो ग्रोथ थी वो इतनी कम थी क्योंकि इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हो गया था। इंडिया ने इस चीज से काफी अच्छे से डील करा था, इसलिए इन्फ्लेशन आया था, लेकिन हम भी 2 से 3 सालों के अंदर ही निकल गए थे। अब यहां पर क्या हो सकता है कि हमारी रुपया की वैल्यू गिर रही है, इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, यूएस वापस से मनी प्रिंट करेगा, दुनिया में फैलाएगा। तो इससे अच्छा यह है कि भाई जो डॉलर के अगेंस्ट हमारा रुपया गिर रहा है इसको हेज किया जाए, थोड़ा पैसा उठा करके बाहर डाला जाए। आजकल आप मेरी वीडियो में ये बहुत ज्यादा सुन रहे होगे, बिकॉज मुझे रिसेंटली ये चीज रियलाइज हुई है और मुझे लगता है मैं जहां तक ये चीज फैला पाऊं आपको ये जाननी चाहिए ताकि आप इन्फ्लेशन से बच पाओ। इस समय पे आपके और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ये सारी की सारी चीजें सिर्फ न्यूज बेस्ड है, राइट। कल कौन सी न्यूज आएगी आपको नहीं पता, कल कौन सी न्यूज आई उसका इंपैक्ट आगे क्या होगा वो आपको भी नहीं पता, क्योंकि प्राइस इन ऑलरेडी हो चुका है। एक दिन गैप अप, एक दिन गैप डाउन, इससे ज्यादा पर्सनली मुझे लगता है कुछ नहीं हो रहा है इस समय बाजार में। सो न्यूज बेस्ड इन्वेस्टिंग करने की जगह अच्छी जगह इन्वेस्ट करो, अंडर वैल्यूड चीजों के अंदर इन्वेस्ट करो। एक रिसर्च निकल के आई सामने जिसने ये बोला कि मोमेंटम बेस्ड स्ट्रेटजी से अच्छा वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टिंग होती है, जहां पे अच्छे स्टॉक सस्ते प्राइस पे मिलते हैं, आप खरीदते हो, लॉन्ग टर्म होल्ड करते हो, चीजें वर्कआउट हो जाती हैं। तो ये चीज हमें करनी चाहिए इस समय पे। हमें मोमेंटम में नहीं जाना चाहिए कि कोई चीज बढ़ गई है, एक्सपेंसिव हो चुकी है, वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा हो चुका है तो उसके अंदर आप जाकर के खरीद रहे हो क्योंकि वो मोमेंटम में है। ऐसा मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। काफी सारे वैल्यू फंड्स हैं जहां पर वो अच्छी
कंपनीज पिक कर रहे हैं जिनके रेवेन्यूज अच्छे आ रहे हैं लेकिन प्राइस करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। ये स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म में काम करेगी क्योंकि फंडामेंटल के लेवल पर, बिजनेस के लेवल पर, मैनेजमेंट के लेवल पर उन कंपनीज में कोई इशू नहीं है। सेंटीमेंट के लेवल पर वो जो कंपनी है वो गिर रही है। तो अगर आपको इस समय पे स्टॉक को एक्यूमुलेट करना है तो अच्छे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना शुरू करना चाहिए। अदर देन दैट जो एसआईपी है वो इस समय पे बिल्कुल नहीं रोकनी चाहिए। आप देखोगे एसआईपी का फायदा जब बाजार में गिरावट आई, रिसेंटली मार्केट क्रैश आया तो 12% के आसपास हमारा जो बाजार था वो गिर गया था, ठीक है। लेकिन एक छोटी सी अच्छी गुड न्यूज, और जो हमारा बाजार है वो करीब 8% के आसपास बढ़ चुका है। और मैं ये चीज करने वाला हूं कि मैं स्विंग ट्रेड करने वाला हूं। मैंने अपने चैनल पे ओपनली बात करी थी कि निफ्टी स्मॉल कैप हो गया, लार्ज कैप हो गया, मैं यहां पर इन्वेस्ट कर रहा हूं। मैंने जो लॉसेस थे वो काट दिए थे। क्यों काट दिए थे? क्योंकि मुझे ये समझ आ गया था मुझे गेन्स से मतलब है, मुझे पैसा बनाने से मतलब है। मुझे इससे मतलब नहीं है कि मैंने जिस स्टॉक में इन्वेस्ट करा है वहीं से पैसा बनाना है, राइट। और यहां पर क्या हुआ, यहां पर मुझे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने यहां पर इन्वेस्ट किया। 8% मैंने भी नहीं बनाए, मेरे भी करीब करीब 4% के आसपास देख रहे हैं निफ्टी 50 ETF के अंदर। अब इस सिचुएशन के अंदर जब ये रिकवरी करेगा, रिकवरी का मतलब क्या है, एटलीस्ट अपना ऑल टाइम हाई अगर बना लेता है, करीब करीब 8% के आसपास के गेन्स बन जाएंगे और उसको मैं बेच करके निकल जाऊंगा। जब भी बेचने की बात होती है लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि भाई बेचना क्यों है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, बात ठीक है। मैं आपको एक इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी समझाता हूं, मैं इस चैनल पे काफी बार इसके बारे में बात कर चुका हूं। आपको ना सैटेलाइट वे ऑफ इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। अब सैटेलाइट्स क्या होती हैं? बेसिकली आपकी कोर स्ट्रेटेजी एसेट एलोकेशन, मतलब क्या है, इसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे कि आपने कोर ग्रोथ डिफेंसिव स्टॉक्स ले लिए हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए आपने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स ले रखा है, इक्विटी ले रखा है। गोल्ड मेरा कोर पोर्टफोलियो का पार्ट है, जहां पे मैंने बताया कि करीब करीब 10% मेरे ओवरऑल पोर्टफोलियो का हिस्सा मैंने गोल्ड में बढ़ा लिया है। और जब अभी बाजार गिरा हुआ है तो मैं गोल्ड और सिल्वर धीरे धीरे खरीद रहा हूं। वो उसके सिचुएशन में क्या होगा कि अगर मैं इस जो कोर पोर्टफोलियो है इसको 10 साल के लिए होल्ड करता हूं तो इस सिचुएशन में ये ग्रो कर जाएगा और मेरे लिए ठीक है, कोर पोर्टफोलियो का पार्ट है। जो गोल्ड और सिल्वर है ये आने वाले टाइम पे डिमांड बढ़ने ही वाली है, रियल यूज के साथ चुका है। मैं कह रहा हूं गिर भी जाता है तो इतना बड़ा हिस्सा नहीं है, लेकिन बढ़ जाएगा तो कितना भी बढ़ सकता है ना, तो इसीलिए कोर पोर्टफोलियो का पार्ट है। सैटेलाइट मतलब क्या है, एड थीमेटिक, ठीक है। पोर्टफोलियो को एक्सपोजर करो ग्लोबल के अंदर, मेगा ट्रेंड में यहां पर पैसा डालो। ये होता है सैटेलाइट का कि छोटा सा हिस्सा पैसा इसमें डालो। मतलब 70% आपका कोर पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए, 30% आपका सैटेलाइट का पार्ट होना चाहिए जिसको आप खरीदो और बेचोगे। ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है। जैसे कि इस यहाँ पे निफ्टी 50 में ये जो मैंने यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट टर्म डाला, ये इसलिए डाला क्योंकि सैटेलाइट है, ठीक है। मैं यहाँ पे बेच के निकल जाऊंगा, मेरा शॉर्ट टर्म्स गेन मुझे मिल जाएंगे, मैं यहाँ पर निकल सकता हूँ। हाँ, लॉस हो सकता था, बिल्कुल लॉस भी हो सकता था, लेकिन मुझे एक चीज पता था कि भाई निफ्टी 50 को आप जीरो तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज इस वजह से काम करती है। सेकेंड चीज, सैटेलाइट के अंदर मैंने एक सेमीकंडक्टर वाला पोर्टफोलियो बनाया है, एआई वाला पोर्टफोलियो बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये पोर्टफोलियो लाइव है, इसके ऊपर मैं टेस्ट करूंगा और बहुत जल्दी इनके जो स्टॉक्स हैं ये मैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करूंगा। कुछ स्टॉक्स में हटा दूंगा, कुछ स्टॉक्स में और ऐड करूंगा। तो अगर आपको जानना है कि वो कौन कौन सी कंपनी है, वो कौन कौन से स्टॉक्स हैं, कैसा वो पोर्टफोलियो डिजाइन होकर के दिखेगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके देख लेना। पूरी स्ट्रेटेजी ओपन है, सबके लिए अवेलेबल है, जाकर के जरूर चेकआउट करना, अपना ओपिनियन भी बताना। अदरवाइज अगर आप देखोगे ये होता है पर्सनलाइज्ड पोर्टफोलियो कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के अंदर आपको यहां पर इन्वेस्ट करना होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप शेयर बाजार के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके हाथ में नहीं है कि ट्रंप क्या बोलेगा, आपके हाथ में नहीं है मोदी जी क्या बोलेंगे, आपके हाथ में नहीं है हमारी करेंसी कैसे वीक होगी, ये हमारे हाथ की बात ही नहीं है। हमारे हाथ में क्या है, हमारे पास मान लो 100 रुपए हैं, 100 रुपए में से उठा करके 80 रुपए के आसपास मैंने इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर दिए हैं और 20% उठा करके मैंने यूएससी के अंदर इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। अब इस 80% में से भी 10% मेरा हो जाएगा गोल्ड, ठीक है, गोल्ड हो जाएगा। अब इससे क्या है, करेंसी डाइवर्सिफिकेशन। गोल्ड एक तरीके से करेंसी ही मान सकते हैं हम, ठीक है, कि गोल्ड के अगेंस्ट आपको पैसा मिलता है, चाहे आप इंडिया में बेचो चाहे आप यूएस में बेचो, आपको करेंसी मिल जाएगी। 20% यूएसए, डॉलर एक ऐसी करेंसी है जो दुनिया में कहीं भी चलती है। 80% इंडिया, क्योंकि इंडिया पे मुझे अभी भी भरोसा है कि इंडिया ग्रो कर सकता है। अब इस सिचुएशन में मैंने 30% से अपनी करेंसी को बचा लिया, ठीक है, कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी से हम 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी में आ गए, क्योंकि करेंसी डेप्रिशिएट हुआ था। और नो वन नोज किसके साथ क्या हो सकता है। जिस भी कंट्री के साथ प्रॉब्लम आई है, कोई भी कंट्री ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकती थी कि प्रॉब्लम आई है। उसके नेता, उसके अभिनेता, किसी ने कभी नहीं बोला कि भाई हमारे देश के अंदर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आती है तो गेट खटखटा करके नहीं आते, ठीक है। तो इसी वजह से हमें अपनी करेंसी को हेज करना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई कि जो 80% पोर्टफोलियो है, जैसे मैंने आपको बताया, सैटेलाइट के अंदर डिवाइड कर दिया है। अब ये इतना डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है
कि ये मेरे को कॉन्स्टेंटली ग्रोथ ला करके देगा लो रिस्क के साथ, जो मेरा 30% है, ठीक है। इसी के साथ साथ लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो भी मेरा तैयार है। इससे क्या हो रहा है, जो हमारे एफडी के रिटर्न है, इन्फ्लेशन है, उसको बीट कर पा रहा हूं और इसी के साथ साथ रेगुलर कैश फ्लो भी जनरेट कर पा रहा हूं। मुझे नहीं पता कि ये चीज लोगों को समझ आती है या नहीं आती। कोई भी इकोनॉमी दुनिया में कोई भी देश हो, चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो यूके हो, हर देश अपने आप को सुपर पावर कहता है कि हमसे ऊपर कोई नहीं है। जब आप उस देश में जाओगे ना, उस देश के लोगों से पूछोगे, उनका नैरेटिव है कि हमारे बिना दुनिया नहीं चल सकती। चाइना में भी ये होता है। पाकिस्तान जिसकी इकोनॉमी पूरी तरीके से कोलैप्स है और पूरा पूरा डेट पर चल रहा है, उन्होंने जो मीटिंग करी उसके लिए भी पैसे मांगने शुरू कर दिए। वो तक ये मानता है कि भाई मेरे बिना ये दुनिया नहीं चलेगी। इंडिया भी ये मानता है, थाईलैंड भी मानता है, यूएसए भी मानता है, चाइना भी मानता है। हर कंट्री अपने आप को सुपर पावर बताने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहां पे क्रिटिकल माइंडसेट आपको लाना पड़ेगा। क्रिटिकल माइंडसेट हमें ये कहता है कि हम ऑन ग्राउंड रूल समझे। जैसे चाइना के अंदर कोविड के टाइम पे बहुत मैसिव डिसरप्शन हुआ, लोग वहां पर वो चीज समझे, क्रिटिकल माइंड जिनका था वो ये समझे और उन्होंने बाहर इन्वेस्ट करा। इंडिया के अंदर इस समय पे लास्ट कुछ टाइम पे डिसरप्शंस हो रहे हैं, हमारी करेंसी वीक हो रही है, ऑन ग्राउंड है। दूसरी चीज, ऑयल की वजह से हमारी डिपेंडेंसी उभर के सामने आई है कि हमें ऑयल चाहिए और ईवी के अंदर अभी हम इतना अच्छा काम नहीं कर रहे, सोलर पे अभी हम इतना अच्छा काम नहीं कर रहे। तीसरी दिक्कत आई है कि हमारे एक्सपोर्ट को भी एक्सपोज कर दिया गया कि अगर ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, हमारे एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी हैम्पर हो चुके हैं। मतलब क्या है, हमारी जीडीपी की ग्रोथ स्लो डाउन हो रही है। फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी से आप क्या चाहते थे, क्या हो, थर्ड लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, फर्स्ट, है ना, ये चाहते थे आप। फोर्थ से आप सिक्स्थ पे आना चाहते थे, नहीं। इसका मतलब क्या है, ये ओपन करता है आपकी कमजोरियां। मैं ये कह रहा हूं कि क्या इंडिया वीक है, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। अगर मैं ये बेट कर रहा हूं कि ये देश जीतेगा, जिस वजह से मैं 80% इस देश के अंदर लगा रहा हूं, मेरे को रिस्क भी हेज करना है कि कोई इशू आ जाता है, किसी भी लेवल का कोई इशू आ सकता है, उसके बारे में हमें भी नहीं पता, कहीं कुछ हो जाए और इसकी करेंसी अगर थोड़ी सी ज्यादा डिवैल्यू होती है तो मेरा जो 30% है वो मेरे रिस्क को हेज करे। म्यूचुअल फंड के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अच्छी है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि भाई आप लॉन्ग टर्म स्टोरी समझ रहे हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी डिसाइड करेगा कि आप 20 साल के बाद पैसा बना पाओगे या नहीं बना पाओगे, कोई गारंटी नहीं है। फोर्थ लार्जेस्ट से हमें थर्ड लार्जेस्ट बनना चाहिए था, हम सिक्स्थ लार्जेस्ट बन गए। ठीक है, क्या पता कि आज से 20 साल बाद क्या होगा, नो वन नोस, राइट। इंटेलिजेंट तरीके से सोचो, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो, अच्छी जगह इन्वेस्ट करो, अलग अलग करेंसी में भी पोजीशन बिल्ड करो। हो सकता है जहां बिल्ड करो वो गिर जाए, इंडिया तेजी से भाग जाए, ठीक है, कोई एक गिरेगा कोई एक भागेगा, इसी को तो हेजिंग कहते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। करना जरूरी है, कर लोगे तो बढ़िया है। पोर्टफोलियो देख लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बहुत इंटरेस्टिंग पोर्टफोलियो है। मुझे कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा, क्योंकि अब वो पोर्टफोलियो काफी हद तक मैच्योर होता जा रहा है। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ज्यादा परेशान मत हो, न्यूज बेस्ड इन्वेस्टिंग मत करो, अच्छी जगह इन्वेस्ट करो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो। सिर्फ इतना सा काम करो, आपकी जिंदगी सॉर्टेड, ज्यादा कुछ करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। बाय।